मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम इसके 19th चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कैथरीन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट्स के जरिए हमारे सामने इन मुद्दों को रखती हैं कि जब ब्रिटिश सरकार ने जानवरों के प्रति होने वाली क्रूरता के कानूनों में बदलाव करने की बात करी तो किस तरीके से रूढ़िवादी हिंदू संसद सदस्यों ने उसका घोर विरोध किया। न केवल विरोध किया बल्कि मुस्लिम सदस्यों को भी आड़े हाथों लेते हुए इस बात को साफ तौर पे उन्हें संसद में धमकाया कि यदि इस तरह का कोई नियम पारित होता है तो हिंदू मुस्लिम जो शांति है वो भंग हो सकती है। इन सभी चीजों के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी। यदि आपका मिस हो गया तो आप जाकर सुन सकते हैं। और आज हम इसके 20वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कैथरीन जो है गौशाला में किस तरीके से गायों की देखभाल होती है, दूसरे पशुओं की देखभाल होती है, उसके ऊपर फोकस करेंगी और साथ ही इस बात को भी उठाएंगी कि वहां पर कितना भ्रष्टाचार होता है। पैसा तो बहुत आता है लेकिन वो पशुओं पे खर्च ना होकर किस तरह बंदरबाट में निकल जाता है। लेकिन वही कुछ ऐसी समितियों का भी वे जिक्र करेंगी जो गो रक्षा या गौशाला के नाम पर एक उम्मीद की किरण हमारे सामने रखती हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अध्याय 20, अपने मित्रों के घर में। भारत में लंबे समय से तैनात एक पुराने पशु चिकित्सक ने कहा, ये देश पशुओं के लिए दुनिया का क्रूरतम देश है। शायद ये कहना पुनरावृत्ति होगी कि भारत के लोग अपने धर्मों का अनुसरण करते हैं, जो जैनों को छोड़कर जिनका संप्रदाय छोटा है, मनुष्य या जानवरों के प्रति ऐसी कोई दया नहीं दिखाते जिसे हम पश्चिम के लोग करुणा कहते हैं। तो यहाँ पे खास तौर से जैन संप्रदाय का इन्होंने जिक्र किया है कि जैनी जो है वो वाकई जानवरों के प्रति करुणामय होते हैं। उसके अलावा उन्होंने किसी और को नहीं देखा इतना करुणामय होते हुए। मिस्टर गांधी स्वयं लिखते हैं, फुटनोट 1, यंग इंडिया 26 फरवरी 1925, उस देश में जहां गाय की पूजा होती है वहां तो किसी पशु को कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारी गौ पूजा एक अनजानी कट्टरता में ठहर गई है। सच्चाई यह है कि हमारे पास इतने पशु हैं कि हम उन्हें संभाल नहीं सकते और इस समस्या को दूर करने की जरूरत है। मैंने गौ रक्षक समितियों को हमेशा इस समस्या का नियंत्रण करने का सुझाव दिया है। गौ रक्षक समितियां जो गौशालाएं चलाती हैं वे पिंजरा पोल की तरह हैं जिनमें सभी पशुओं को रखा जाता है। ये सारी गौशालाएं धनी हिंदू व्यापारियों के दान से चलती हैं जो उनको असीमित मात्रा में मिलता है। एक बार एक अनुभवी हिंदू अधिकारी ने मुझे बताया था कि सरकार को जरा भारत में गोहत्या पर पाबंदी लगाने दो, फिर देखना कि वे सारा धन मुसलमानों से लड़ने में खर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट उस वक्त की रही होगी। गाय का जीवन बचाने के पीछे ये दावा किया जाता है कि इससे देवता प्रसन्न होकर पुण्य देते हैं, लेकिन एक हिंदू के रूप में तुम्हें जब तक कोई परेशानी नहीं होती है जब तुम अपनी गोमाता को कसाई को बेच देते हो। तो पुण्य भी कमाना है और पैसा भी कमाना है, दोनों चीजें साथ साथ किस तरह ये हिंदू लेकर चलते हैं अब उसका जिक्र सुनिए। क्योंकि तब तुम्हें ये मालूम होता है कि गाय की हत्या कसाई करेगा, तुम नहीं। इनडायरेक्ट वे में आप भी उसके भागीदारी बनते हैं, लेकिन तब भी आपको पाप नहीं लगता। इसके बाद जो धन में तुम्हें देता है उससे तुम उसके बूचड़ खाने से सबसे खराब गाय खरीद कर उसे देखभाल के लिए गौशाला भेज देते हो और इस तरह तुम धार्मिक पुण्य भी कमा लेते हो और अपनी जेब भी भर लेते हो। तो इस तरीके से ये बंदर बाट का सिलसिला चलता है। एक तरफ तो गाय बेची जाती है कसाई खानों में और दूसरी तरफ बिल्कुल मरियल गायों को खरीद कर गौशाला में भेज दिया जाता है और जो असीमित पैसा इन गायों को देखभाल करने में आता है उसकी बंदरबाट ये लोग इस तरह कर लेते हैं। अनगिनत गौशालाओं और पिंजरापोलों का निरीक्षण करते हुए मुझे आश्चर्य नहीं होता कि जो लोग इतना दिल खोलकर समर्थन करते हैं, जो अपने जानवरों की देखभाल का दम भरते हैं और जो लोग मिस्टर गांधी की तरह इतनी दृढ़ता से उनके रखरखाव और वृद्धि की वकालत करते हैं, वे कभी उनके दरवाजों के भीतर झांक कर नहीं देखते। मुझे पहली बार भारत के लंबे समय से रह रहे एक पश्चिमी पशु प्रेमी के मुख से सुनने को मिला। उसने कहा था, हिंदू अपनी गौ भक्ति दिखाने के लिए कसाई से गाय खरीदकर उसे गौशाला में रखवा देता है। वे हमेशा बीमार गाय खरीदता है क्योंकि वे उसे सस्ते में मिल जाती है, किंतु जब वे उस गाय को गौशाला को देता है तो उसकी अच्छी देखभाल के लिए उसके पास धन नहीं देता है।
या अधिक से अधिक जो धन देता है वह पर्याप्त नहीं होता है, और अगर उसने दिया भी तो उसका अधिकांश भाग प्रतिबंधक की जेब में चला जाता है। इसलिए इन स्थानों पर पशु भयानक दुख भोगते हैं। उनमें से अभी हाल ही में मैंने एक बूढ़ी गाय को असहाय अवस्था में पड़ा देखा था। उसके पिछले हिस्से को कीड़े खा रहे थे। उन कीड़ों को उनके दिल तक पहुंचने में, उसे मारने में 10 दिन लग जाएंगे। तब तक वह इसी तरह पड़ी रहेगी। तो इस तरह की पैसों में बंदरबाट होती है और गायों की कोई देखभाल नहीं की जाती है। आज भी यदि आप सोशल साइट्स पर इन सब चीज़ों के ऊपर सर्च करें तो आपको गौशाला का असली जो चेहरा है वो पता चल जाएगा। गौशाला के नाम पर पैसा लिया जाता है लेकिन उनकी देखभाल बिल्कुल नहीं की जाती है। मैंने प्रबंधक से पूछा, क्या तुम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते? उसने काफी ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे क्यों कुछ करना चाहिए और किस लिए? मुझे दूसरी जानकारी भारत में रह रही एक काफी शिक्षित और व्यावहारिक अमेरिकी पशु विशेषज्ञ से मिली। उसने बताया, मुझे कुछ गौशालाओं को देखने और सलाह देने के लिए कहा गया था। क्योंकि युद्ध के बाद राजनीतिक अशांति के कारण बहुत से लोग ब्रिटिश पदाधिकारियों की परिषद के लिए अपने दिमाग बंद करने के लिए तैयार हो गए थे। मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहाँ के राजनेताओं की से पूछे बगैर भारत को प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने झोंक दिया था, तो बहुत सारे राजनेता जो हैं, कांग्रेसी जो हैं, वो नाराज हो गए थे सरकार से कि कम से कम हमसे पूछ तो लेते, हम मना थोड़ी करते, लेकिन तुमने पूछा भी नहीं। इसलिए मुझे आशा थी कि एक अमेरिकन और एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मेरा उपयोग किया जा सकता है, किंतु मैंने हर जगह या तो अंतर्राष्ट्रीय बेईमानी पाई या घोर अव्यवस्था। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बेईमानी की बात कर रहे हैं। अब इसमें ये नहीं मेंशन किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय में बाकी दूसरी गौशालाओं को जो वे भारत के बाहर की हैं उनको भी रख रहे हैं, या सिर्फ भारत में ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उस समय भी व्यापार होता था गायों का, उस बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। ये क्लियर नहीं है इसमें। सब तरह से वहां कैद जानवरों की किसी को भी चिंता नहीं थी। वहां मेरी सलाह का स्वागत नहीं था। अतः जब उन्होंने पाया कि मैं उन्हें रबर स्टैंप मंजूरी नहीं दूंगा तो मेरा कुछ भी उपयोग उनके पास नहीं था। मेरा अगला अनुभव दयाल बाग के एक नामी धर्मगुरु का है। उनके शब्द ये थे, मैंने ऐसी 2 जगहों को देखा और दोनों बार उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ है। जो दृश्य वहां मैंने देखे इतने भयानक हैं कि उसके बाद मैं 2 दिन तक खाना नहीं खा सका। तो ये एक धर्मगुरु के स्टेटमेंट है, हालांकि नाम मेंशन नहीं है। हो सकता है उस वक्त ये पाबंदियां रही हों कि लोग जब बात करते हो तो इस बात को बोला जाता हो कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, तो इस वजह से कैथरीन ने यहाँ नाम नहीं दिया है। लेकिन जहां जहां वे नाम दे सकी हैं वहां उन्होंने बाकायदा नाम के साथ स्टेटमेंट को रखा है। अंत में मैंने पश्चिमी ढंग के उस पशु प्रजनन और डेयरी स्कूल का निरीक्षण किया जो अब तक उस क्षेत्र का काफी जिम्मेदार संस्थान बन गया है। वहां मैंने एक प्रशिक्षित भारतीय व्यक्ति का साक्षात्कार लिया। उसने पिंजरापोलों का वर्णन जानवरों को बांधकर रखने वाले बाड़े के रूप में किया। वे कहता है, धार्मिक भावनाओं की वजह से इन जीवों को वहां रखा जाता है। वहां उनकी सबसे ज्यादा उपेक्षा होती है और यही उपेक्षा उनके उत्पीड़न की वजह है। धनी व्यापारी और साहूकार उनकी देखभाल के लिए उन्हें प्रति वर्ष भारी चंदा देते हैं, लेकिन वे सारा धन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो ये इन लोगों की टेंडेंसी है। शुरू से ही इन लोगों ने यहाँ के संसाधनों की लूट करके आपस में ही बंदरबांट की है। इसका भी उल्लेख अब आपको आगे मिलेगा कि किस तरीके से परिवारवाद जो है इस तरह की बंदरबाट में हावी होता है। सुनते रहिए आखिर तक। अधिकांश पशुशालाओं में जानवर उस हालत में भी बदतर स्थिति में रहते हैं जब वे जीवित रहने के लिए गटर की गंदगी खाते हैं और संयोग से गुजरती गाड़ियों से कुचलकर मर जाते हैं। कहने का मतलब है कि गौशाला के जीवन से अच्छा तो आवारा सड़कों पर घूमते हुए उनका जीवन ज्यादा बेहतर बीतता है। यहाँ तो वे अभागे तिल तिल कर मरते कंकाल हैं। इन पशुशालाओं के प्रबंधक यही नहीं जानते कि जानवरों की देखभाल कैसे की जाती है। उन्हें ये काम ना तो कोई का अनुभव होता है और न उन्हें कोई पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ बड़ी रकम खर्च होती है पर वे जानवरों पर खर्च नहीं होती। हालांकि भारत में कुछ अच्छी पशुशालाएं भी हैं पर उनकी संख्या बहुत कम है। जो पहली गौशाला मैंने देखी वे मध्य भारत की एक नगर में थी।
उसके मुख्य द्वार पर जंगल में सफेद गायों के बीच मुरली बजाते हुए नीले रंग के भगवान कृष्ण का आकर्षक चित्र था। कुछ दूरी पर ऊंची दीवारों के भीतर फलों के वृक्षों का सुखद विशाल बगीचा और सब्जियों की क्यारियां थी और उसी के घेरे में एक सुहाना बंगला था जो प्रबंधक का आवास था। तो अपने रहने खाने के लिए ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाते हैं, ऑर्किड्स रखते हैं, मतलब बागवानी करते हैं, लेकिन गायों की देखभाल के लिए एक पैसा खर्च नहीं करते। सारा का सारा जो पैसा आता है वो अपनी सुविधा और अपनी सहूलियतों पर ये लोग खर्च कर लेते हैं। बगीचे की जिस तरफ गौशाला थी वहां ना पेड़ थे ना झाड़ियां थी। जिनकी देखभाल के लिए पैसा लिया जाता है, जमीन हड़पी जाती है, उनकी बदहाली देखिए जरा। बिना छत का खुला मैदान था जिसकी जमीन फटी हुई थी, जिसमें बरसात में बदबूदार कीचड़ हो जाता है। वहां जानवरों के रहने से कभी कभी उनकी हड्डियों पर की खाल छिल जाती है। कुछ जानवर तो इतने कमजोर हैं कि हांफते हुए खड़े रहते हैं। कुछ जानवरों के जिस्म पर इतने बड़े खुले जख्म थे कि उनके कूल्हे की हड्डियों और पसलियों पर बैठे हुए पक्षी उन जख्मों को और फाड़ रहे थे। कुछ जानवरों की टांगें टूटी हुई थी जो उनके चलते हुए हिलती और फड़फड़ाती थी। बहुत से जानवर बीमार थे, स्पष्ट था कि वे सब भूखे थे। उनमें गायों की तरह बैल भी उतने ही दुखी थे और एक किनारे पर एक छोटे से बाड़े में लगभग 250 बछड़े भी खचाखच भरे हुए थे। बछड़ों की पिछली कतार से कातर आवाज सुनाई दी जब उन्होंने किसी के कदमों की आहट सुनी। जब मैंने दीवार के ऊपर से नीचे देखा तो उनकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें, खोखले पेट और हिलते हुए पैर देखकर उसने विद इन ब्रैकेट गौशाला में मौजूद लोगों से ये पूछ ही लिया कि इन्हें क्या खिलाया जाता है। मेरे प्रश्न का जो स्पष्ट उत्तर गौशाला के नौकर ने दिया वह यह था कि हर बछड़े को रोज एक छोटे कप के बराबर दूध दिया जाता है जब तक कि वह मर नहीं जाता है। हमने पिछले चैप्टर में भी इन सारी बातों के ऊपर विस्तार से चर्चा करी थी। लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट भी और उससे पिछला यानी कि 18 और 19 चैप्टर दोनों में इस तरह की डिबेट हमने कवर करी है। और शेष दूध गौशाला के रखवाले बाजार में बेच देते हैं, पैसा भी हड़पते हैं, गायों की हालत पे भी नहीं लगाते हैं और उनका दूध भी बेच देते हैं। हर तरीके से इनकी चांदी ही चांदी, कहते हैं ना 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। आगे मेरे पूछने पर कि एक गाय को रोजाना क्या खिलाया जाता है जरा दिखाओ, तो उसने मुझे 5 गुना 3 गुना 2 फीट के अन्न भंडार की कोठरी दिखाई जिसमें भारी भूसे के साथ छोटे बीजों को मिलाकर रखा गया था। इनमें से प्रत्येक बड़े जानवर को रोजाना आधा किलो अन्न दिया जाता था। इसके अलावा कुछ को खाने को नहीं दिया जाता था सिवाय सूखे कटे हुए पुआल को छोड़कर। भूसे में कोई खाद्य गुण नहीं है, परंतु वे कुछ समय तक जानवरों की दोनों बगलों अर्थात कांखों को भरा हुआ रखने के लिए काम करेगा। न कोई मैदान उपलब्ध कराया गया था, न किसी तरह की उन्हें चराने का प्रबंध था। मैंने उन जानवरों को केवल खड़े हुए या बैठे हुए ही देखा जिन्हें शायद मरकर ही राहत मिलती है। एक गाय थी, उसकी 3 टांगे थी। उसकी पिछली टांग घुटने से काट दी गई थी क्योंकि उसने दूध दोहने वाले को लात मार दी थी। सिर्फ इतने से अपराध में लोग तो कहते हैं, हमने तो हमेशा यही कहावत सुनी है कि दूध देने वाली गाय की लोग लात भी खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा विवरण सुनने को मिल रहा है कि गाय ने खाली लात मार दी इसलिए उसकी एक टांग ही काट दी गई। तो ये इतनी क्रूरता बरती जाती है गाय को, जिसको ये लोग माता कहते हैं, उसको तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके देखभाल के लिए जो पैसा आता है उसकी किस तरह बंदरबाट होती है। मैंने एक अन्य गौशाला में एक अपंग गाय देखी जिसे विलक्षण बनाने की प्रक्रिया में अपंग किया गया था। इस उद्देश्य के लिए वे पहले एक बछड़े की टांग काटते हैं और फिर उसे किसी दूसरे पशु के शरीर में कहीं भी रोप देते हैं। बाद में वे उसे ईश्वरीय चमत्कार के रूप में लोगों को दिखा दिखाकर पैसे कमाते हैं। तो अब आप लोग ये समझ लीजिए कि जो इतने चमत्कार यहाँ पर हर रोज होते हैं, चमत्कार पे चमत्कार, उसके पीछे किस तरह की टेक्नोलॉजी ये लोग इस्तेमाल करते हैं और कितनी विकृत मानसिकता उसके पीछे रहती है। और वे बछड़ा जिसकी टांग काटी जाती है अगर खून बहने से या भूख से या घाव सड़ने से मरता नहीं है तो उसे कौड़ी के मूल्य में खरीद कर गौशाला भेजा जा सकता है और इस पर कोई असंतोष इस इतिहास में दर्ज नहीं है। मतलब
कोई दया माया इन लोगों के मन में नहीं है। इनका इतिहास देख लीजिए, ये बताता है कि गायों की इन्हें कभी कोई परवाह नहीं थी। गाय जो है इनकी राजनीति की रीढ़ की हड्डी है, सिर्फ राजनीतिक तौर पर उसका इस्तेमाल होता है। मैंने अहमदाबाद शहर के बीचों बीच एक विशाल पिंजरा पोल को देखा था, जो मिस्टर गांधी के उस आरामदायक घर के कुछ ही मील की दूरी पर है, जिसमें बैठकर वे गौशालाओं और पिंजरा पोलों के समर्थन में अपने जोशीले लेख लिखते हैं। गांधी पर व्यंग्य कर रही हैं कि गांधी लेखों में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गौशाला के लिए बहुत सारे सजेशंस देते हैं, लेकिन उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर जो गौशाला है उन्होंने कभी जाकर वहां का मुआयना तक करने की जरूरत नहीं समझी। तो यहाँ पर गांधी के भी कथनी और करनी में फर्क वे बता रही हैं कि इनके जो दोहरे मापदंड हैं उसके ऊपर वो बता रही हैं, जिन्हें हम डुअल स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जिनका वर्णन पूर्व में कर चुकने के बाद पुनः पाठकों की संवेदनशीलता को कष्ट पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शायद कैथरीन जानती ही नहीं कि यहाँ पर लोगों को कोई संवेदनशीलता नहीं है इन मुद्दों को लेकर। गाय जिए या मरे या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके नाम पर राजनीति चमकनी चाहिए, हिंसा जरूर भड़कनी चाहिए। मुझे आशा है कि उनमें हर वह जानवर जो मैंने देखा था सुरक्षित रूप से मर गया होगा। कितना व्यंग्य कर रही हैं। किंतु इन स्मृतियों में खुशी का अपवाद भी है जो मेरे लिए निजी अनुभव से सामने आया, और वे है दुधारू मवेशियों की रक्षा करने वाली समिति को उनको बंबई कसाई खाने में जाने से रोकने की व्यवस्था को कायम रखा हुआ है। तो एक उम्मीद की किरण भी वे बता रही हैं इस समिति के तहत। इस समिति का गठन विशेष रूप से धनी भारतीय व्यापारियों और उनकी समितियों के द्वारा किया गया था। इसकी ताजा रिपोर्ट में कुछ रोचक बातें कही गई हैं। फुटनोट 2, श्री घाटकोपर सार्वजनिक जीव दया खाता 75 महावीर बिल्डिंग बंबई की एक अपील। इसका आरंभ इस वक्तव्य से होता है जिसमें अनुमानित आकलन है कि 1 अप्रैल 1919 से 31 मार्च 1924 तक 5 वर्षों में 2,29,257 गायें बंबई शहर में काटी गई थी और 97,583 बछड़ों तथा जवान भैंसों को गौशाला में यातना देकर मारा गया था। कि कितनी जो गायें हैं वो कसाई घरों में कटी और कितनी जो है वो गौशाला में मर गई यातनाओं से। ये रिपोर्ट गाय बैलों और भेड़ बकरियों सहित सभी पशुओं की हत्या के विरुद्ध अपील के साथ आगे बढ़ती है, जिसके लिए आंकड़े भी दिए गए हैं। इसके बाद ये अपने आप में दूध की कमी के सवाल पर चिंता करती है। हम गायों की रक्षा करने का दावा करते हैं। अगर वे दावा सही होता तो भारत में दूध की धारा बहनी चाहिए थी। मतलब अच्छी देखभाल से हम मानते हैं कि यदि आपको गार्डनिंग का भी शौक हो तो आपको पता होना चाहिए कि बीज में किस तरह का खाद डाला जाता है जिससे कि फल और फूल बहुत अच्छी क्वालिटी के आए। उसी तरीके से मतलब खान पान की इम्पोर्टेंस क्या होती है इसे समझे जाने की जरूरत है। यदि हमने गायों के खान पान पे, उनकी देखभाल पे पैसा खर्च किया होता और वाकई हमने उनकी देखभाल करी होती तो दूध का जो प्रोडक्शन था वो बहुत तेजी से बढ़ सकता था। किंतु सच्चाई है कि ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए दूध जितना महंगा गायों की रक्षा करने वाली बंबई में है, लगभग उतना ही वह गौहत्या करने वाले लंदन या न्यूयॉर्क में है। ज्यादा दूध प्रेम या धन के लिए नहीं प्राप्त किया जा सकता है और इसी तरह की स्थिति का परिणाम स्वरूप ही शिशुओं और वयस्कों की भयानक मृत्यु दर इतनी अधिक है। देश में बंबई के बाहरी इलाकों में समिति जो डेयरी फार्म चलाती है उसमें बढ़िया गौशालाएं हैं जिन्हें आश्रय के लिए ही बनाया गया है। ये काफी हद तक व्यावहारिक रूप से काफी हवादार और स्वच्छ हैं। अधीक्षक ने बताया कि वे रोज प्रति पशु 10 किलो हरी घास और 15 किलो दाने के साथ खली खिलाते हैं। तो कितना बड़ा फर्क है। इससे पहले गौशाला में उसमें लिखा गया कि सिर्फ आधा किलो अन्न प्रति पशु दिया जाता है और इसमें लिखा जा रहा है कि प्रति पशु 10 किलो हरी घास और 15 किलो दाने की खली खिलाई जाती है। तो ये कितना मेजर फर्क है। तो सोचिए जो बंदर बाट होती होगी वो किस लेवल पर होती होगी। और सचमुच वे पशु भूखे नहीं दिख रहे थे। एक झुंड में 277 पशु थे जिसका दूध कुल लगभग 130 गैलन रोज आता था, जिसे लगभग 130 परिवारों में बेचकर रोज $22.50 की आय संस्थान को हुई। नई गायों को डेयरी के बाहर इस शर्त पर बेचा जाता था कि वे उनको कसाई को नहीं बेचेंगे।
सारे कर्मचारी भारतीय हैं जिनके काम के बारे में जानकर मुझे अच्छा लगा, डेयरी प्रमुख ने कहा। यदि ये डेयरी सिर्फ व्यावसायिक होती तो यहाँ इतने सारे गैर व्यावसायिक पशु नहीं होते। हमने कसाई खाने के बाहर से पशुओं को खरीदा है, लेकिन जहाँ एक बार हमने कमजोर और सस्ते पशु खरीदे थे, वहां हमने अब श्रेष्ठ पशुओं को खरीदना सीख लिया है। मतलब जैसे जैसे आप किसी काम में एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं, वैसे वैसे आप उस काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से करने लगते हैं। और इसके सिवा गौशाला में व्यावसायिक तत्व के किसी भी किस्म का विचार भारत के लिए नया है। आज तक हमने न किसी ग्वाले का रोजगार छीना है, न ही बूचड़खाने के कारोबार को प्रभावित किया है, लेकिन हम आने वाले समय में ऐसा करने की आशा करते हैं। यहाँ मेरे पास 2-3 युवा कर्मचारी कृषि में स्नातक हैं, जिन्होंने सरकार के प्रजनन और डेयरी फार्म से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और भारत में आपको ऐसी गौशाला या इस तरह का पिंजरापोल अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। हम यहाँ इनके वैज्ञानिक देखभाल करने में विश्वास करते हैं। एक अमेरिकन किसान के दृष्टिकोण से देखने पर यह सारी चर्चा अभी आरंभिक दौर की बात ही कही जाएगी, किंतु भारतीय पृष्ठभूमि से देखें तो ये एक चमकता प्रकाश है, और हर एक को देखकर बुरा अनुभव हुआ है कि वहां काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी अधीक्षक के ही भांजे, भतीजे और करीब के रिश्तेदार थे। तो जहां एक तरफ उम्मीद की किरण बता रही हैं, और यहाँ पर एक बहुत कंपैरेटिव एनालिसिस है, उसको बहुत बैलेंस करके कैथरीन कर रही हैं कि अमेरिका जो एक डेवलप्ड कंट्री है, उसके लिहाज से भारत जो अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, दोनों का कंपैरिजन इन्होंने किया है कि अमेरिका में जिस चीज का हम लोग बहुत डेवलप कर चुके हैं, भारत में अभी उसकी शुरुआत हो रही है, जो एक पॉजिटिव साइन है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कैथरीन जो है वो बहुत बायस्ड होकर इस बुक को लिख रही थी। उन्होंने जब जो चीज अच्छी देखी उसका बाकायदा इस किताब में ब्यौरा दिया है। और एक और बात की तरफ ये ध्यान आकर्षित कर रही हैं कि यहाँ पर जो है संस्थानों पर किस तरह कब्जा किया जाता है। जो अधीक्षक है उसी के भाई, भतीजे, भांजे, परिवार, खाली उसकी देखभाल के लिए उन्होंने सबको अपॉइंट कर रखा है। तो मतलब सारा पैसा जो है वो आपस में ही सैलरी के तहत ये लोग ले लेते हैं, और जो दूध बेचकर पैसा आता होगा उसको ये लोग बांट लेते होंगे। गायों की देखभाल भी करते हैं, लेकिन पैसा भी कमाते हैं, और किसी और को ये जाने नहीं देते, अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये गौशाला का सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन बाकी संस्थानों पर भी इसी तरह की बात आप रखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से कब्जा किया हुआ है सब संस्थानों और संस्थाओं पर। किंतु उनमें एक अंग्रेज प्रमुख के निर्देशन में प्रशिक्षित भारतीय भी था, जो एक सरकारी कर्मचारी था। उसी ने उस गौशाला की खराब शुरुआत से उसका उद्धार किया था, और उसके वर्तमान विकास की योजना बनाकर उसे स्वीकार करने के लिए समिति को तैयार किया था। इस बीच भारतीय नेता देश और विदेश में सरकार पर आपराधिक लापरवाही का दोष लगाते हुए हवाई शब्द बाण छोड़ते हैं। फुटनोट 3 यंग इंडिया 13 मई 1926 पृष्ठ 174। और कृषि और कृषकों की निंदा करते हैं, और जब कभी किसी गौशाला को थोड़ा सा चंदा भेजते हैं तो उसका प्रचार करते हैं। इसको पढ़कर बिल्कुल आपको मौजूदा सरकार याद नहीं आ रही अपनी। आज भी हालात बिल्कुल वही हैं जो 100 साल पहले इस पुस्तक में दर्ज किए गए हैं। इसलिए इस पुस्तक का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से। तो यहाँ पर ये 20th चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और आपने इससे क्या समझा और सीखा ये भी मुझे लिखते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिए, जिससे वाद संवाद जो है वो बना रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, और यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।